हेलो दोस्तों, आज हम राष्ट्रीय आंदोलन एससीईआरटी और एनसीईआरटी दोनों बुक से कवर करेंगे। आपने ऐसा महसूस किया होगा कि भारतीयों में भारी असंतोष संतोष व्याप्त था। राष्ट्रवादी अब नहीं चाहते थे कि अंग्रेज भारत में बिना रोक टोक शासन करे। भारतीय अब संगठित रूप से अंग्रेजों का विरोध करना चाहते थे। शुरुआती वर्षों में कुछ संगठनों की स्थापना हुई जिनके प्रभाव क्षेत्रीय स्तर तक ही सीमित रहे, लेकिन उनके उद्देश्य राष्ट्रीय हित में थे। इन संगठनों के द्वारा देश में के भिन्न भिन्न भागों में भारतीय जनता को सामाजिक और राजनीतिक रूप से जागरूक करने का प्रयास किया गया। ये देख लेते हैं महत्वपूर्ण शुरुआती राष्ट्रीय संगठन, क्योंकि इसमें से एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। 1851 में ब्रिटिश भारत के 3 प्रोविंस में शुरू में अलग अलग 3 संगठनों का गठन हुआ। देखिए, पूछा जा सकता है कि कितने प्रोविजन थे? 3, जिनके सदस्य मुख्यतः अंग्रेज और भारतीय जमींदार थे। बंगाल में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, मद्रास में मद्रास नेटिव एसोसिएशन और मुंबई में मुंबई एसोसिएशन। इन तीनों जो प्रोविजनल का नाम याद रखना, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास नेटिव एसोसिएशन और मुंबई एसोसिएशन। 1867 ईस्वी में पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? महादेव गोविंद रानडे ने किया। इसके सदस्य मध्यवर्गीय सामान्य लोग थे। 1876 इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। पुनः सार्वजनिक सभा की किसने की? महादेव गोविंद रानडे। और इंडियन एसोसिएशन की सुरेंद्र बनर्जी द्वारा कलकत्ता में की गई। कहाँ की गई है इंडियन एसोसिएशन की? कलकत्ता में। इनसे के सदस्य भी पढ़े लिखे आम लोग थे। 1878 नेटिव प्रेस और पॉलिटिकल एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस कलकत्ता का गठन हुआ। देखिए, ये 1867 में है, ये 1876 और 1878। 1883 में अखिल भारतीय सम्मेलन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा कुछ पढ़े लिखे भारतीयों को बुलाया गया। 1884 में मद्रास महाजन सभा का गठन किया गया। इनके अधिकांश सदस्य मध्य वर्ग के लोग थे। 1885 इलाहाबाद पीपल्स एसोसिएशन, मुंबई प्रेसिडेंट्स एसोसिएशन सदस्यों के सदस्य भी मध्य वर्ग के लोग थे। 28 दिसंबर 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1885। 28 दिसंबर 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 28 दिसंबर 1885। 1850 के बाद राजनीतिक संगठनों से जुड़े लोगों के मन में देश के प्रति एक सोच विकसित हुई। इन लोगों की नज़र में भारत में विकास करने वाले सभी वर्ग, धर्म, रंग, जाति, भाषा और लिंग समूह के लोग भारतीय हैं और भारत इन भारतीयों का घर है। यहाँ के संसाधन एवं व्यवस्था पर भारतीयों का हक होना चाहिए। जब तक अंग्रेज यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे, भारत भारतीयों का नहीं हो सकता। इसी तरह अपने देश के प्रति लोगों के राष्ट्रीयता की भावना का विकास होने लगा और राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। धीरे धीरे इन संगठनों की राष्ट्रवादी चेतना और गहरी होती गई। इस भावना का आधार यह सोच थी कि भारतीयों को भारत और यहाँ के लोगों के बारे में सोचने, समझने, काम करने की आज़ादी होनी चाहिए। इस तरह भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना जगी। इसे पनपने में कई कारणों ने मिलजुल कर भूमिका निभाई। भारत में अंग्रेजी राज की औपनिवेशिक नीतियों ने अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भारत का आर्थिक शोषण करना शुरू किया। इंग्लैंड ने अपनी औद्योगिक ज़रूरतों के लिए सस्ते कच्चे माल के निर्यात और तैयार माल के लिए बाजार खरीदार के रूप में भारत का उपयोग किया। परिणाम स्वरूप इंग्लैंड ने इस अपने कपड़ा उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए भारत से निर्यात होने वाले कपड़ों पर भारी मात्रा में टैक्स लगाए, ताकि यहाँ के जो कपड़ा बनाते हैं उनका कपड़ा महंगा बिके। जबकि इंग्लैंड के में तैयार माल को कर में राहत प्रदान की। अंग्रेजों की सिविल एवं सैन्य प्रशासन काफ़ी खर्चीला था। ऊंचे पदों पर भारतीयों की बहाली न करके अंग्रेजों की ही बहाली की जाती थी। ऊंचे पदों पर किसे रखा जाता था? अंग्रेजों को। और उन्हें मोटी तनख्वाह भी दी जाती थी। अपनी तनख्वाह की सारी रकम वे इंग्लैंड भेज देते थे। भारतीय मामलों में जुड़े इंग्लैंड में काम करने वाले अफसर को भी भारत से ही पैसा दिया जाता था। इन आर्थिक शोषणों के कारण भारत में अकाल साल दर साल बढ़ने लगा, क्योंकि भारतीय कृषक अपनी ज़रूरतों के अनुसार अनाज का उत्पादन नहीं करते थे, बल्कि इंग्लैंड की जनता और उद्योगों को ध्यान में रखकर वस्तुओं का उत्पादन करना पड़ता था। भारतीय नेताओं ने अंग्रेजों की भारत विरोधी आर्थिक नीतियों को ही दरिद्रता के लिए जिम्मेदार बताया। इनके अनुसार स्वदेशी माल और स्वराज ही समस्या का एकमात्र समाधान था। अंग्रेजों ने संपूर्ण भारत को अपने हित में राजनीतिक रूप से एकीकृत किया। भारत की राजनीतिक एकता ने देश के हर कोने के लोगों को मिलने जुलने का अवसर प्रदान किया। अंग्रेजों ने राजनीतिक एकता स्थापित करने के साथ ही प्रशासनिक एकरूपता भी कायम की। समूचे भारत में एक ही तरह की न्यायिक और प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की। अंग्रेजों ने संपूर्ण भारत को सड़क, तार और रेलवे के माध्यम में एक सूत्र में बांधा। परिवहन के साधनों एवं प्रशासनिक एकरूपता में अलग अलग जगहों पर रहने वालों को मिलने जुलने एवं ब्रिटिश प्रशासन की शोषणकारी नीतियों पर विचार विमर्श का मौका दिया। फलस्वरूप भारत में राष्ट्रवाद की भावना को संगठित होने के लिए एक मंच मिला। अंग्रेजी शिक्षा ने भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद की भावना को सशक्त बनाया। पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली ने संपूर्ण भारत को एक बुद्धिजीवी वर्ग दिया, जो पाश्चात्य विचार, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की भावना से प्रेरित था। अंग्रेजी भाषा के रूप में शिक्षित भारतीयों को एक संपर्क भाषा मिली, जिनके माध्यम से वे अपनी समस्याओं एवं विचारों से संपूर्ण भारत में एक दूसरे को अवगत करा सकते थे। अंग्रेजों के आगमन के पश्चात भारत में आधुनिक समाचार पत्रों का विकास हुआ। सस्ते समाचार पत्र लोगों तक पहुंचने लगे। धीरे धीरे भारतीय लोगों के द्वारा ही समाचार पत्र छापे जाने लगे। इसके बाद क्या था? भारतीयों के द्वारा ही समाचार पत्र छापे जाने लगे। इन समाचार पत्रों ने अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियों को उजागर किया। समाचार पत्रों के माध्यम से जब अंग्रेजों के अत्याचार एवं शोषण का पर्दाफाश होने लगा, तो अंग्रेजों ने
वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था? 1878 में। के माध्यम से प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की ताकि इनका प्रसार रुक जाए, लेकिन प्रतिबंध के बावजूद भी भारतीय समाचार पत्र अपने मिशन में लगे रहे। अखबार अब लाखों लोगों तक पहुंचने लगे। अंग्रेजों के शोषणों के विरुद्ध समाचार पत्रों ने जनमत बनाने और राष्ट्रीयता के प्रसार में मुख्य भूमिका अदा की। देसी भाषा वर्नाकुलर एक्ट प्रेस एक्ट 1878 के द्वारा भारतीय भाषाओं में छपने वाले अखबारों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। भारतीय अखबारों पर कब प्रतिबंध लगाया गया? 1878 में। और कौन से एक्ट के द्वारा? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के द्वारा। इंडियन मिरर, बंगाली केसरी, मराठी हिंदू, पैट्रियट, अमृत बाजार पत्रिका इत्यादि अनेक अंग्रेजी समाचार पत्र एवं भारतीय भाषा के समाचार पत्रों ने अंग्रेजों के कुकृत्यों को प्रकाशित किया। कौन कौन से अखबार थे वो? इंडियन मिरर, बंगाली केसरी, मराठी हिंदू, पैट्रियट और अमृत बाजार पत्रिका। साथ साथ प्रतिनिधियों के द्वारा शासन की व्यवस्था, स्वतंत्रता एवं लोकतांत्रिक विचारों को आम लोगों के बीच लोकप्रिय बनाया। इस प्रकार भारतीय समाचार पर राजनीतिक प्रशिक्षण एवं राष्ट्रवादी विचारों के फैलाव के मुख्य हथियार के रूप में काम करने लगे। कुछ अंग्रेज विद्वान जैसे विलियम जोन्स, मैक्स मूलर, कौन कौन से थे? विलियम जोन्स और मैक्स मूलर आदि के शोध एवं उत्खनन के बाद प्राचीन भारतीय संस्कृति के समृद्ध एवं बहुमूल्य धरोहर को उजागर करने का सफल प्रयास किया। यूरोपीय विद्वानों ने वेदों, उपनिषदों आदि की व्याख्या से यह साबित करने का प्रयास किया कि भारतीय आर्य उसी मानव शाखा के लोग हैं जिनसे यूरोपीय जातियां उपजी हैं। इससे भारतीयों में जो कुंठाग्रस्त थे आत्मविश्वास जगा। शिक्षित भारतीयों ने अपनी पुरानी परंपरा, रीति रिवाज एवं सामाजिक प्रथाओं का पुनः परीक्षण करना शुरू किया। इन लोगों ने भारतीय समाज की बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। उपरोक्त परिस्थितियों के आलोक में जब भारत में राष्ट्रवादी विचार एकाकार लेने लगे, तभी ICS में भर्ती होने की आयु घटाकर 21 वर्ष से 19 वर्ष कर दी गई, ताकि भारतीय शिक्षित युवक परीक्षा में शामिल ही न हो पाए। भारतीय शस्त्र अधिनियम बनाकर भारतीयों को नियंत्रित एवं प्रताड़ित करने का प्रयास किया गया। इन कार्यों ने अंग्रेजों के प्रति असंतोष को बढ़ावा दिया। कई राजनीतिक संस्थाओं का जन्म हुआ एवं सरकार विरोधी आंदोलन चले। लॉर्ड रिपन ने जाति भेद पर आधारित न्यायिक असमानता को दूर करने का प्रयास किया। हमारे लिए लॉर्ड रिपन ने कई काम किए, एक अच्छा आदमी था। इसने इल्बर्ट बिल के माध्यम से, कौन सा बिल था? इल्बर्ट बिल के माध्यम से भारतीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश को भी वही शक्ति तथा अधिकार प्रदान किए जो यूरोपीय न्यायाधीशों को मिले हुए थे। यह व्यवस्था यूरोपियों को पसंद नहीं आई। लॉर्ड रिपन के काम किसको पसंद नहीं आए? यूरोपियों को, क्योंकि वो भारतीयों के लिए अच्छे काम कर रहा था। इन लोगों ने इल्बर्ट बिल को संगठित विरोध किया। फलन वायसराय को यह बिल वापस लेना पड़ा। इस घटना ने यह सिद्ध कर दिया कि भारतीयों को यूरोपियों के बराबर दर्जा हासिल नहीं है। साथ ही संगठित विरोध के बाद सरकार किसी निर्णय को वापस लेने पर बाध्य हो सकती है। इस प्रकार उपरोक्त सारे कार्यों एवं परिस्थितियों ने राष्ट्रवादी भावना के साथ एक राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता को अपरिहार्य बना दिया। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मुंबई के गोकुलदास कॉलेज में, कौन से कॉलेज में? गोकुलदास कॉलेज के हॉल में भारत के विभिन्न भागों से कितने प्रतिनिधि आए? 72 के द्वारा की गई। कांग्रेस के शुरुआती नेताओं ने दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, WC बनर्जी, RC दत्त और एक साल बाद शामिल होने वाले सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसे पढ़े लिखे और दूरदर्शी व्यक्ति थे। अब ये पूछा जा सकता है कि पहली बैठक में कौन शामिल नहीं थे, तो उसमें हमारा आंसर क्या होगा? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और शामिल कौन कौन थे? दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, WC बनर्जी, RC दत्त और दूरदर्शी व्यक्ति थे। नेताओं ने दूरदर्शिता का परिचय देते हुए A.O. हुम जैसे अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी को अपना मुख्य संगठनकर्ता बनाया। इस संगठन का मुख्य कार्यकर्ता कौन था? A.O. हुम। कांग्रेस के शुरुआती दिन। कांग्रेस अपने शुरू के दिनों में राष्ट्रीय चेतना के फैलाव का हर संभव प्रयास करना चाहती थी। अंग्रेज प्रशासन भारत को राष्ट्र के रूप में मानते ही नहीं थे। वे सिर्फ भारत की एक भौगोलिक शब्दावली के रूप में परिभाषित करते थे, क्योंकि भारत उनकी नज़र में अलग अलग धर्मों, संप्रदायों, जातियों और भाषियों का समूह था। वे इसे क्या मानते थे? भौगोलिक शब्दावली। कांग्रेसी नेताओं ने इसका खंडन नहीं किया, बल्कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोखले, तिलक आदि नेताओं ने भारत को बनता हुआ राष्ट्र बताया। बनता हुआ राष्ट्र किसने बताया? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोखले और तिलक ने। कांग्रेस के नेताओं का मानना था कि भारत की सांस्कृतिक विभिन्नताओं को देखते हुए सावधानीपूर्वक राष्ट्रीय एकता की कोशिश की जाए। यह तय किया गया कि कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन बारी बारी से देश के भिन्न भिन्न हिस्सों में आयोजित किया जाए और अध्यक्ष उस क्षेत्र का न हो जहां अधिवेशन हो। ये कोशिश की गई कि ताकि गर्म दल का कोई सदस्य अध्यक्ष न बने। कांग्रेस ने यह तय किया कि किसी भी प्रस्ताव को पारित करने में अल्पसंख्यकों के विचारों को ध्यान में रखा जाए तथा काउंसिलिंग में उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या आबादी के अनुपात से कम न हो। शुरुआती दौर से ही राष्ट्रवादी नेता धर्मनिरपेक्ष के प्रबल पक्षधर थे। कांग्रेस यह भी चाहती थी कि राजनीतिक कार्यकर्ता संगठित होकर अखिल भारतीय स्तर पर अपनी गतिविधि चलाए। कहाँ पर? अखिल भारतीय स्तर पर। कांग्रेस में शुरुआती दिनों में बिहार के प्रतिनिधि, ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है PSC के एग्जाम के लिए। कांग्रेस की स्थापना के समय बिहार में कोई प्रतिनिधि तो शामिल नहीं था, लेकिन कलकत्ता के दूसरा अधिवेशन कब हुआ था? 1886 में। कुल 16,000 रुपये खर्च हुए। कितने रुपये खर्च हुए? 16,000, जिसमें 2500 रुपये का सहयोग अकेले दरभंगा
महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह द्वारा किया गया। किसके द्वारा? दरभंगा महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह द्वारा किया गया। हथुआ और डुमराव महाराज ने भी सहयोग प्रदान किया। देखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दरभंगा के महाराज कौन थे? लक्ष्मेश्वर सिंह। हथुआ और डुमराव महाराज के ने भी सहयोग किया। द्वितीय अधिवेशन में डेलीगेट के रूप में बिहार से शालिग्राम सिंह, बिहार से कौन थे? शालिग्राम सिंह और विश्वेश्वर सिंह कुल्हाड़िया स्टेट, जिनके नाम पर ही BN कॉलेज है। BN कॉलेज का नाम किसके नाम पर है? शालिग्राम सिंह और विश्वेश्वर नाम के शामिल हुए थे। और पूर्णेंदु नारायण सिन्हा और गजाधर प्रसाद जो पेशे से वकील थे। गोपाल कृष्ण गोखले, जहाँ तक हो सके हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में राष्ट्रीय चेतना पैदा करनी चाहिए और इसे बढ़ावा देना चाहिए ताकि धर्म, जाति, वर्ग की विभिन्नताओं को परे रखकर वे एकजुट हो सके। शुरू में कांग्रेस के लिए जन आंदोलन, लामबंदी आदि चलाना नामुमकिन था, अतः उन्होंने राजनीतिक चेतना जगाने और जनमत बनाने के लिए मध्य वर्गीय लोगों से संपर्क शुरू किया, जो धीरे धीरे आम लोगों तक पहुँच गया। दादा भाई नौरोजी, हम यहाँ एक राजनीतिक संगठन के रूप में इकट्ठे हुए हैं ताकि हम अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं से अपने शासकों को अवगत करा सकें। ये किसके थे विचार? दादा भाई नौरोजी। WC बनर्जी, कांग्रेस का उद्देश्य भाईचारे के माध्यम से भारतीय जनता के बीच सभी तरह के जाति, वर्ग और क्षेत्रीय पूर्वग्रहों को समाप्त करना और देश के लिए काम करने वालों के बीच भाईचारे और दोस्ती का और मजबूत बनाना है। कांग्रेस के नेताओं ने लोगों को यह समझाया कि हम एक राष्ट्र हैं और उपनिवेशवाद हमारा दुश्मन है, इसी दुश्मन के खिलाफ हमारा संघर्ष है। यह सही है कि उन समय के नेताओं ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ कोई जन आंदोलन नहीं चलाया था, लेकिन उन्होंने उपनिवेशवाद के खिलाफ वैचारिक लड़ाई की शुरुआत अवश्य की। कांग्रेस ने तत्कालीन राजनीतिक विचारधाराओं, सामाजिक वर्गों और समूहों को अपने साथ जोड़कर राष्ट्रवाद को आंदोलन के रूप में स्थापित किया। इस प्रकार कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने अपने प्रारंभिक अवस्था में लोकतांत्रिक एवं धर्मनिरपेक्ष आंदोलन की आधारशिला रखी, जनता में राजनीतिक चेतना पैदा की और उसे राजनीतिक रूप से शिक्षित किया। अपने प्रथम 20 वर्षों में कांग्रेस ने आंदोलन की जमीन तैयार करने का काम किया। स्वराज की चाहत, 19वीं सदी के अंतिम दशक आते आते कांग्रेस के ही बहुत सारे नेता ब्रिटिश शासन विरोधी राजनीतिक तौर तरीकों से असहमत दिखने लगे। वे कांग्रेस की प्रार्थना और प्रतिवेदन की नीति से प्रबल विरोधी थे। ये कौन थे? गरम दल के नेता। इस तरह की विचारधारा का नेतृत्व बंगाल में कौन थे? विपिन चंद्र पाल। पंजाब के कौन थे? लाला लाजपत राय और महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक। देखिए क्वेश्चन याद रख लेना कि बंगाल से कौन थे? विपिन चंद्र पाल। देखिए इसमें भी है और इसमें भी। पंजाब के कौन थे? लाला लाजपत राय। महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक। बंगाल के विपिन चंद्र पाल, पंजाब के लाला लाजपत राय और महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने प्रार्थना निवेदन की बजाय रचनात्मक कार्यों पर, आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। इन्हें अंग्रेजों की न्यायप्रियता एवं नेक इरादे पर कोई भरोसा नहीं था। संगठन को ताकतवर और संगठित बनाना वे चाहते थे ताकि स्वराज के लिए अंग्रेजों से लड़ सके। तिलक ने नारा दिया। तिलक का नारा क्या था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। ये नारा किसका था? तिलक का। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। इन नेताओं ने गांव गांव जाकर लोगों को संगठित किया और स्वराज के साथ साथ स्वदेशी की महत्ता पर भी बल दिया। प्रार्थना एवं प्रतिवेदन की नीतियाँ क्या है? बंग एवं स्वदेशी आंदोलन। बंग के बारे में पढ़ते हैं अब। लॉर्ड कर्जन ने राष्ट्रीय भावना को कमजोर करने के लिए 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश दिया। उस समय बंगाल के अंतर्गत बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार और झारखंड के प्रदेश थे। कौन कौन से प्रदेश थे? बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार और झारखंड के। अंग्रेजों का तर्क था कि चूंकि यह प्रांत काफी बड़ा है तब प्रशासनिक सुविधा के लिए बंगाल का विभाजन अनिवार्य है, लेकिन इस विभाजन के पीछे छिपी हुई मंशा थी कि एकीकृत बंगाल जो कांग्रेस अथवा राष्ट्रीय आंदोलनों का गढ़ था। राष्ट्रीय आंदोलनों का गढ़ कौन कौन सा था? बंगाल, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार, झारखंड। उसे सामुदायिक आधार पर हिंदू बहुल पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और उड़ीसा में और मुस्लिम बहुल पूर्वी बंगाल को एक दूसरे से विभाजित किया जाए। इस विभाजन में बंगालावासी क्षेत्र को 2 भागों में विभाजित किया गया तथा बिन भौगोलिक और भाषिक स्थिति रखने वाले बिहार, उड़ीसा और झारखंड को पश्चिम बंगाल के अंतर्गत रखा गया। पश्चिम बंगाल के अंतर्गत कौन कौन आए? बिहार, उड़ीसा और झारखंड। और राष्ट्रवादी एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कर्जन के इस कार्य का विरोध करने का निर्णय लिया। 16 अक्टूबर 1905। देखिए ये डेट भी पूछी जाती है। 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन लागू होने के दिन समूचे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। बंगाल में शोक दिवस कब मनाया गया? 16 अक्टूबर 1905। 16 अक्टूबर 1905 को क्या मनाया गया? शोक दिवस। लोगों ने उपवास रखी। बंगाल की गलियों में वंदे मातरम के नारे गूंजने लगे। कलकत्ता के टाउन हॉल में एक सभा हुई। टाउन हॉल में सभा कहाँ पर हुई? कलकत्ता में, जिनमें तिलक भी उपस्थित थे। लोगों ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग का संकल्प लिया। छात्रों ने स्कूल एवं कॉलेजों तथा वकीलों ने न्यायालयों के बहिष्कार किया। स्वदेशी आंदोलन में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। स्वदेशी आंदोलन को देश के कोने कोने में राष्ट्रवादियों ने फैलाने का निर्णय लिया। बंगाल से बाहर स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तिलक और लाला लाजपत राय के हाथों में था। किसके? तिलक और लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक। सरकार ने दमन का सहारा लिया। आम सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिए गए। अखबारों पर जुर्माना लगाया गया। राष्ट्रीय नेताओं को गिरफ्तार किया गया। तिलक को राजद्रोह के आरोप में फंसाकर 6 वर्षों के लिए कारावास में डाल दिया गया। 6 वर्षों के लिए कारावास में किसे डाला गया? बाल गंगाधर तिलक को। आंदोलन धीरे धीरे कमजोर पड़ता गया, लेकिन युवा राष्ट्रवादियों में आक्रोश बरकरार था। ये लोग अंग्रेजी अफसरों की हत्या करके उनके दमन का जवाब देना चाहते थे। सांप्रदायिकता का बीजारोपण।
अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन से प्रयोग में लाई गई सांप्रदायिकता की नीति को आगे बढ़ाते हुए 1906 में मुसलमान जमींदारों एवं नवाबों द्वारा ढाका में स्थापित ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के गठन में भरपूर सहयोग दिया गया। 1906 में कौन सी थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। लीग ने बंगाल विभाजन का जायजा बताया। लीग ने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग की। निर्वाचन मंडल की मांग किसने की? मुस्लिम लीग ने, जिसे 1909 में सरकार ने मान लिया। इसे सरकार ने कब माना? 1909 में। आरक्षित सीटों से चुन कराने वाले मुसलमान प्रतिनिधि सिर्फ अपने ही समुदाय के लोगों के हित और अर्थ की बात करने लगे। इसी समय पंजाब में हिंदू सभा नामक राजनीतिक दल का गठन किया गया। इनका विस्तार हिंदू महासभा के रूप में 1915 में किया गया। दोनों दल परस्पर विरोधी विचारधारा रखने वाले थे, जिससे आगे चलकर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन सांप्रदायिक विचारों में कमजोर हुआ। सांप्रदायिक विचारों में कमजोर कब हुआ राष्ट्रीय आंदोलन? 1915 में। अतिवादी क्रांतिकारी। ब्रिटिश सत्ता से असंतुष्ट युवा वर्ग में अतिवादी विचार भी पनपने लगा। यह युवा कांग्रेस क्रांतिकारी आवश्यकता पड़ने पर हिंसा का रास्ता अपनाने को भी तैयार थे। खुदीराम बोस, ये खुदीराम बोस सबसे युवा फांसी पर चढ़ने वाला व्यक्ति था। खुदीराम बोस राष्ट्रीय आंदोलन में बम की राजनीति का प्रारंभ करने वाले प्रथम क्रांतिकारी थे। प्रथम क्रांतिकारी कौन थे? खुदीराम बोस। इनके पहले अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्रांतिकारियों द्वारा पिस्तौल का ही इस्तेमाल किया जाता था। खुदीराम बोस का मकसद आज़ादी के लिए संघर्ष करने वालों को यातना देने वाले अंग्रेज अधिकारियों को सबक सिखाना था। मुजफ्फरपुर के जिला न्यायाधीश कौन थे? D.H. किंग फोर्ड की हत्या की जिम्मेदारी इन्हीं को दी गई। ये कौन थे इसके जिम्मेदार? खुदीराम बोस। इन्होंने गलती में किंग्सफोर्ड की जगह प्रिंगले कन्नेडी की बग्गी पर 30 अप्रैल 1908 को बम फेंक दिया। कौन सी डेट थी उस दिन? 30 अप्रैल 1908। किसकी बग्गी पर? प्रिंगले कन्नेडी। तो वो फेंकना किस पर चाहते थे? किंग्सफोर्ड पर। बग्गी में सवार कन्नेडी की बेटी घटनास्थल पर ही मर गई और अस्पताल में कन्नेडी की पत्नी ने दम तोड़ दिया। खुदीराम बोस रातों रातों मीलों पैदल चलकर बैनी रेलवे स्टेशन पहुंचे। कौन से स्टेशन पर पहुंचे? बैनी रेलवे स्टेशन। कुछ लोगों द्वारा इस घटना की चर्चा चल रही थी, जिस पर खुदीराम बोस अचानक बोल पड़े, क्या किंगफोर्ड नहीं मरा? वहां के लोगों को इन पर शक हुआ और ये पकड़े गए। मुकदमा चलाकर इन्हें 11 अगस्त 1908 को इन्हें फांसी दे दी गई। इन्होंने बम कब फेंका? 30 अप्रैल 1908 को। इन्हें फांसी कब दी गई? 11 अगस्त 1908 को। मुजफ्फरपुर बम कांड में एक नई राजनीतिक चेतना का प्रारंभ हुआ। इस घटना के संबंध में 22 जून 1908 को केसरी के संपादकीय में तिलक ने लिखा कि 1897 को जब पुणे में प्लेन कमिश्नर रैंड की हत्या चापेकर बंधुओं द्वारा की गई थी। चापेकर बंधुओं द्वारा कब की गई थी? 1897 में। उसके बाद मुजफ्फरपुर बम विस्फोट की घटना तक कोई ऐसा महत्वपूर्ण काम नहीं हुआ जो अधिकारियों को ध्यान प्रजा की तरफ खींचता। दोनों घटनाओं में काफ़ी अंतर है। अगर काम को साहसपूर्वक सही अंजाम देने की दृष्टि से देखा जाए तो चापेकर बंधुओं के काम को बंगाल की घटना से श्रेष्ठतर मानना होगा। चापेकर बंधु और बंगाल के क्रांतिकारियों द्वारा की गई हत्याएं साधारण हत्याओं से भिन्न थी, क्योंकि अंजाम देने वाले समझते थे कि वे राष्ट्रहित में महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। यद्यपि मुजफ्फरपुर और पुणे की दोनों घटनाओं का उद्देश्य एक ही था, लेकिन मुजफ्फरपुर की घटना का दृष्टिकोण व्यापक था, क्योंकि पुणे के प्लेन कमिश्नर की हत्या का कारण पुणे की अव्यवस्था और अत्याचार था, जबकि मुजफ्फरपुर की घटना का कारण बंगाल का विभाजन था। मुजफ्फरपुर की घटना का क्या कारण था? बंगाल का विभाजन। पृथक निर्वाचन मंडल। किसी खास धर्म और जाति के लोगों का चुनाव अपने जाति या धर्म के लोगों द्वारा किया जाता है। सांप्रदायिकता। किसी संप्रदाय द्वारा अपने राजनीतिक स्वार्थों की प्राप्ति के लिए धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल। गांधी का आगमन। दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का शब्द प्रयोग करने के बाद महात्मा गांधी 1915 में भारत लौटे। गांधी जी ने अंग्रेजों की नस्ल वेदी नीति के खिलाफ अहिंसक आंदोलन चलाकर दक्षिण अफ्रीका के लोगों के हक की लड़ाई लड़ी। दक्षिण अफ्रीका में उनके संघर्षों एवं उनकी सफलता ने भारत में उन्हें काफ़ी लोकप्रिय बना दिया। सत्याग्रह। शोषण एवं न्याय के विरुद्ध अहिंसक तरीके से न्याय की मांग। नस्ल भेद, शारीरिक रंग एवं बनावट के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव। गांधी जी ने तत्कालीन परिस्थितियों को समझने के लिए पूरे देश का दौरा किया और साबरमती आश्रम को स्थापित किया। ये किसके कहने पर किया उन्होंने ऐसा? गोपाल कृष्ण गोखले के। गांधी जी के आगमन के समय भारत में होम रूल आंदोलन पूरे जोर पर था, लेकिन वे इसके शरीक नहीं हुए। वे होम रूल आंदोलनकारियों के इस विचार के विरोधी थे कि अंग्रेजों के लिए कोई भी मुसीबत उनके लिए अवसर है। इसी रणनीति के तहत होम रूल आंदोलन छिड़ा गया। गांधी जी नरमपंथी राजनीति से में भी आस्था नहीं रखते थे। गांधी जी सिर्फ सत्याग्रह में विश्वास रखते थे। वे किसी भी संगठन में अपनी शर्तों पर शामिल होना चाहते थे। भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कब किया गया? चंपारण में। गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए स्थानीय समस्याओं को लेकर चंपारण, बिहार, अहमदाबाद और खेड़ा में आंदोलनों का नेतृत्व किया। कौन कौन से में किया? चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा में। चंपारण और खेड़ा तो किसानों का आंदोलन था, लेकिन अहमदाबाद आंदोलन औद्योगिक मजदूरों से संबंधित था। पहले इनके जो चंपारण और खेड़ा आंदोलन थे वो किससे संबंधित थे? किसानों से। और अहमदाबाद का औद्योगिक मजदूरों से। सबसे सफल कहानी बिहार के चंपारण की है। 19वीं सदी के आरंभ में चंपारण के किसानों के साथ अंग्रेज बगान मालिकों ने एक समझौता किया। इस फैसले के तहत बीघे के केवल 3 कट्टे अर्थात 3/20
में किसानों को नील की खेती अनिवार्य रूप से करनी पड़ती थी। इसे 3 कठिया पद्धति भी कहते थे। तो इनका पहला आंदोलन किसके विरोध में था? 3 कठिया पद्धति के विरोध में। लेकिन 19वीं सदी के अंत में जर्मनी के रासायनिक रंगों ने नील की मांग को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से बाहर कर दिया। किसान नील की मांग घट जाने के कारण खेती नहीं करना चाहते थे, लेकिन अंग्रेज बागान मालिकों ने समझौते से मुक्त करने के लिए कई तरह की अनुचित शर्तें रखी। किसानों के विरोध एवं तंग हाली के बावजूद अंग्रेज जमींदार किसानों को लूटते रहे। चंपारण के किसानों को जमींदारों के चंगुल से मुक्त कराने के लिए राजकुमार शुक्ल, ये नाम काफी इंपॉर्टेंट है, राजकुमार शुक्ल ने कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी से चंपारण आने का आग्रह किया। गांधी जी जब किसानों की समस्याओं को समझने के लिए चंपारण पहुंचे तो कमिश्नर ने उन्हें वापस जाने का आदेश दिया, लेकिन गांधी जी ने इसे मानने से इनकार कर दिया और किसी भी दंड को भुगतने का फैसला किया। भारत सरकार गांधी जी को अब तक विद्रोही नहीं मानती थी और इस मुद्दे को तुल देना चाहती थी। अतः उसने स्थानीय प्रशासन को अपना आदेश वापस लेकर गांधी जी को चंपारण के गांव में जाने की छूट देने का निर्देश दिया। गांधी जी अपने सहयोगी ब्रज किशोर और राजेंद्र प्रसाद महादेव देसाई, जेबी कृपलानी एवं बिहार के स्थानीय नेताओं के साथ घूमकर अपनी समस्या को जानने का प्रयास करने एवं बयान दर्ज करने लगे। कौन कौन थे इनके साथ ही? ब्रज किशोर, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई और जेबी कृपलानी। इसे एक बार और कर लीजिए, ब्रज किशोर, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई और जेबी कृपलानी। सरकार ने भी मामले की छानबीन के लिए कमेटी गठित की, जिसका सदस्य गांधी जी को ही बनाया गया। गांधी जी आयोग को समझने में सफल रहे और 3 कठिया व्यवस्था समाप्त हो तथा बागान मालिकों द्वारा अवैध रूप से वसूली रकम वापस की जाए। बागान मालिक 25% रकम वापस करने पर सहमत हुए। गांधी जी मान गए क्योंकि इनकी नज़र में यह भी बागान मालिकों के लिए बहुत बड़ी बेइज्जती थी। शर्मिंदगी से 1 दशक के अंदर ही बागान मालिक चंपारण छोड़कर चले गए। चंपारण की सफलता के बाद अहमदाबाद के मजदूरों ने भी मदद मांगी। वे विश्व युद्ध के कारण बढ़ती महंगाई को लेकर वेतन वृद्धि की मांग कर रहे थे, लेकिन मिल मालिक मजदूरों की मांगों पर ध्यान नहीं दे रहे थे। गांधी जी ने शांतिपूर्वक हड़ताल का सुझाव दिया, लेकिन बगैर वेतन के मजदूर लंबे समय तक हड़ताल नहीं कर सकते थे। इसी परिस्थिति में गांधी जी ने सवम भूख हड़ताल पर बैठने का निर्णय लिया। गांधी जी की भूख हड़ताल से घबराकर मिल मालिकों ने मजदूरों का वेतन बढ़ाने का निर्णय ले लिया। गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रवादियों को सत्याग्रह का शस्त्र दिया। शांतिपूर्वक हड़ताल और उपवास के माध्यम से अंग्रेजी साम्राज्यवाद और राष्ट्रवादियों ने डटकर मुकाबला किया। मोतिहारी में अपने प्रवेश पर कमिश्नर द्वारा पाबंदी लगाए जाने संबंधी सरकारी आदेश के उत्तर में मोतिहारी के जिलाधिकारी को 6 अप्रैल 1917 को, कितनी डेट थी? 6 अप्रैल 1917 को गांधी जी ने अपने पत्र में स्पष्ट शब्दों में कहा कि सार्वजनिक हित और जिम्मेदारी की भावना में विश्वास रखते हुए उनके लिए चंपारण जिला छोड़ना संभव नहीं है और सरकारी आदेश के उल्लंघन के लिए सरकार उन्हें जो भी सजा देगी वे उसे मानने के लिए सहर्ष तैयार है। रोलेट सत्याग्रह राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश के साथ ही जहां गांधी जी ने चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद के आंदोलन के माध्यम से लोगों को विरोध के लिए सत्याग्रह का आदेश दिया, वहीं प्रथम विश्व युद्ध के बाद उच्च असंतोष को दबाने के लिए अंग्रेजों ने दमन का सहारा लिया। उन्होंने मार्च 1919 में रोलेट एक्ट नामक कानून बनाया, जिसमें संदेह के आधार पर किसी व्यक्ति को अनिश्चित समय तक गिरफ्तार किया जा सकता है। गांधी जी ने रोलेट एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाने का निर्णय लिया। किस दिन? 6 अप्रैल 1919 को राष्ट्रव्यापी विरोध एवं प्रदर्शन हुए। इसी क्रम में पंजाब के 2 नेता सैफुद्दीन किचलू एवं सत्यपाल, ये नाम याद रखना, कि सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को गिरफ्तार इस आंदोलन के बाद किया गया था रोलेट एक्ट कानून के। पंजाब के लोग विरोध प्रदर्शन के लिए 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन कोई बड़ी संख्या में जलियांवाला बाग अमृतसर में जमा हुए। लोग सभा कर ही रहे थे कि पुलिस ने बिना चेतावनी के भीड़ पर गोली चलानी शुरू कर दी। सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों की संख्या में घायल हुए। सारे देश में इस घटना ने लोगों को आंदोलित कर दिया। खिलाफत आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध के पराजय के बाद तुर्की के खलीफा को पद से हटा दिया गया। दुनिया के अन्य हिस्सों के मुसलमानों की तरह भारतीय मुसलमान भी ओटोमन साम्राज्य के पवित्र इस्लामिक स्थलों पर खलीफा का नियंत्रण ही देखना चाहते थे। भारतीय मुसलमानों ने मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? मोहम्मद अली और शौकत अली। खिलाफत आंदोलन के कौन नेतृत्वकर्ता नेता? मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में अंग्रेजों की वादा खिलाफी के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता के अवसर के रूप में देखते हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत के मामले में हुए अत्याचार के विरुद्ध असहयोग आंदोलन चलाकर स्वराज की मांग का आह्वान पहली बार कब किया गया? खिलाफत आंदोलन के दौरान। खलीफा मुसलमानों का धार्मिक एवं राजनीतिक रूप से प्रधान व्यक्ति। खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? अगस्त 1920 को गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया। असहयोग आंदोलन के दरमियान सरकारी पदवियों को छोड़ने का निर्णय लिया गया। रविंद्रनाथ टैगोर की कौन सी उपाधि थी? नाइट की। और महात्मा गांधी ने केसरी हिंद की उपाधि त्याग दी। चुनाव का मतदाताओं द्वारा बहिष्कार किया गया। वकीलों से न्यायालय छोड़ने का आह्वान किया गया। मोतीलाल नेहरू, सी.आर. दास, राजगोपालाचारी और आसफ अली जैसे वकीलों ने वकालत छोड़ दी। किसने छोड़ दी? मोतीलाल नेहरू, सी.आर. दास, राजगोपालाचारी और आसफ अली।
विद्यार्थियों ने स्कूलों और कॉलेजों को छोड़ दिया। लोगों ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार का निर्णय लिया। विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई। इंग्लैंड से आयातित वस्त्रों की मात्रा में भारी गिरावट हुई। पूरे देश की जनता आंदोलित हो उठी। जन भागीदारी। देश के भिन्न भिन्न हिस्सों में लोगों ने गांधी जी के विचारों को स्थानीय मुद्दों से जोड़कर आंदोलन चलाया। खेड़ा खेड़ा कहाँ पर है? गुजरात में। खेड़ा के किसानों ने अंग्रेजों द्वारा थोपे गए लगान के खिलाफ आंदोलन चलाया। तमिलनाडु में शराब दुकानों की घेराबंदी। तमिलनाडु में किसकी घेराबंदी की गई? शराब दुकानों की। आंध्र प्रदेश में वन सत्याग्रह। तो पंजाब में अकालियों ने गुरुद्वारे में बैठे हुए भ्रष्ट महंतों को हटाने के लिए आंदोलन चलाया। असहयोग आंदोलन का बिहार में, ये लाइन देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु में शराब की दुकानों की घेराबंदी, आंध्र प्रदेश में वन सत्याग्रह, पंजाब में अकालियों ने गुरुद्वारे में बैठे हुए भ्रष्ट महंतों को हटाने के लिए आंदोलन चलाया। असहयोग आंदोलन का बिहार में भी जबरदस्त प्रभाव था। ब्रजकिशोर प्रसाद के सुझाव पर स्वराज के मुद्दे को ही असहयोग आंदोलन में शामिल किया गया। किसके प्रस्ताव पर? ब्रजकिशोर। मजहरुल हक ने राष्ट्रीय आंदोलन की गतिविधियों को संचालित करने के लिए ठहरू मियाँ की जमीन पर बिहार विद्यापीठ एवं सदाकत आश्रम की स्थापित किया गया। जमीन किसकी थी? खैरू मियाँ की। बिहार विद्यापीठ एवं सदाकत आश्रम ये कब स्थापित किए गए थे? खिलाफत आंदोलन के दौरान। बिहार विद्यापीठ और सदाकत आश्रम। मजहरुल हक ने असहयोग के कार्यक्रम के प्रचार एवं हिंदू मुस्लिम एकता कायम करने के उद्देश्य से दी मदरलैंड नामक अखबार सदाकत आश्रम से निकाला गया। सदाकत आश्रम से कौन सा अखबार निकाला गया? दी मदरलैंड। 22 दिसंबर 1921 को ब्रिटिश युवराज को पटना में आगमन हुआ। पटना में आगमन युवराज का, ब्रिटिश युवराज का कब हुआ? 22 दिसंबर 1921। उस दिन शहर में हड़ताल मनाई गई। असहयोग आंदोलन अपने चरमोत्कर्ष पर आते आते हिंसक हो गया। 5 फरवरी 1922 को आंदोलनकारियों की भीड़ में चोरी चौरा पुलिस थाना पर हमला कर 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया। चोरा चोरी हत्याकांड कब हुआ? 5 फरवरी 1922 को। गांधी जी हिंसक आंदोलन के खिलाफ थे, परंतु उन्होंने 6 फरवरी 1922 को आंदोलन समाप्ति की घोषणा कर दी। झंडा सत्याग्रह का प्रारंभ कब हुआ? 13 अप्रैल 1923 को से शुरू हुआ, जब अंग्रेजी प्रशासन ने लोगों को झंडा लेकर चलने से रोक दिया। कांग्रेसियों ने हुक्म मानने से इनकार कर दिया और नागपुर में सत्याग्रह करने का निश्चय किया। झंडा सत्याग्रह कहाँ पर हुआ था? नागपुर में। न्यायाधीश के मनाही पर भी डॉक्टर SP ने भीड़ पर हमला बोल दिया। कई लोगों गिरफ्तार किए गए। जमना लाल बजाज कमेटी ने 1 मई 1923 से झंडा सत्याग्रह करने का निश्चय किया। तो झंडा सत्याग्रह किसके द्वारा किया गया? जमनालाल बजाज कमेटी द्वारा। सत्याग्रह में देश के अन्य हिस्सों के साथ साथ बिहार के लोग भी गए। यह आंदोलन 109 दिनों तक चला और 1560 सत्याग्रहियों को सजा हुई। इसमें कितने सत्याग्रहियों को सजा हुई? 1560। धीरे धीरे सरकार का रुख नरम हुआ और तिरंगा लेकर चलने की आज्ञा दे दी। तिरंगा लेने की आज्ञा कब दी गई? ये झंडा आंदोलन के बाद। ये आंदोलन कब चला था? कब तक चला? 109 दिन तक, और शुरू कब हुआ था? 1 मई 1923 को। शहीद हरदेव ने तिरंगे के सम्मान में शहादत दी। तिरंगे के सम्मान में शहादत किसने दी? शहीद हरदेव ने। नागपुर झंडा सत्याग्रह में देश के कोने कोने से सत्याग्रही पहुंचे। बिहार से सत्याग्रहियों को भेजने की जिम्मेदारी राजेंद्र बाबू की थी। बिहारी सत्याग्रहियों के जत्थे में एक युवक हरदेव नारायण सिंह भी थे, जो पटना जिले के अकबरपुर पालीगंज पथ के पर अवस्थित गांव तोरणी के रहने वाले थे। कौन से गांव के थे? तोरणी के। वे परिवार छोड़कर अपने साथी अवध बिहारी सिंह, व्यास सिंह, हरदेव सिंह, अवध बिहारी, व्यास सिंह और हरदेव सिंह आदि के साथ नागपुर पहुंचे। यह 18 जून 1923 को इन लोगों को कैद कर लिया गया और 1 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। खान पान की कठिनाइयों के कारण का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। साथ ही सत्याग्रहियों ने ब्रिटिश अधिकारियों से माफी मांग जेल से छूटने की सलाह दी, लेकिन इन्होंने माफी मांगने से इनकार कर दिया। इनकी मृत्यु नागपुर जेल में ही हुई थी। इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? नागपुर जेल में। किसकी? हरदेव सिंह की। उस समय राजेंद्र बाबू भी उसी जेल में बंद थे। हरदेव नारायण सिंह का शव राजेंद्र बाबू, सरदार पटेल, चित्तरंजन दास आदि को सौंपा गया। दाह संस्कार सब ने मिलकर किया। अपने शहीद पुत्र की याद में पिता चंद्रिका सिंह जीवन पर्यंत तिरंगा अपने कंधे पर ढोते रहे। इनके पिता कौन थे? चंद्रिका सिंह। अगली लड़ाई की तैयारी। असहयोग आंदोलन की समाप्ति 1922 के बाद कांग्रेस का अधिवेशन गया में संपन्न हुआ। 1922 के बाद कहाँ पर हुआ? गया में। गांधी जी ने अपने अनुयायियों को सुदूर देहांतों में रचनात्मक कार्य करने का संदेश दिया, जबकि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जैसे नेताओं ने पार्टी को परिषद के चुनाव में भाग लेने का पक्ष लिया। इनका तर्क था कि परिषद के माध्यम से सरकार की नीतियों को प्रभावित करना। इसी बिंदु पर मतभेद के बाद चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने फरवरी 1923 में स्वराज दल का गठन किया। पटना में ही इनकी आरंभिक बैठक हुई, लेकिन बिहार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आदि के प्रभाव के कारण स्वराज दल असफल रहा। असहयोग आंदोलन के स्थगन के बाद जनता के बीच उपजी असंतोष की भावना का लाभ उठाने के उद्देश्य से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एवं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS का गठन हुआ। उनमें से एक पार्टी सर्वहारा वर्ग का प्रतिनिधित्व थी, तो दूसरी खुद की हिंदूवादी और उग्र राष्ट्रवादी संगठन मानती थी। इसी दौरान सरदार भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी राष्ट्रभक्तों ने हिंदू सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी
हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने की थी? सरदार भगत सिंह ने का गठन किया। इसी दशक के अंतिम वर्ष में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भी पारित हुआ। 26 जनवरी 1930 को लाहौर में रावी के तट पर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930 को। कौन सी नदी पर? लाहौर में रावी नदी के तट पर। जब बिहार के सपूत ने भगत सिंह की हत्या के जिम्मेदार को मार डाला बैकुंठ शुक्ल ने किसे मारा जाना? जो भगत सिंह की हत्या का जिम्मेदार था। बैकुंठ शुक्ल का जन्म 1910 ईस्वी में मुजफ्फरपुर, अब कहाँ पर? वो वैशाली में, के जलालपुर गांव में हुआ था। इन्होंने प्राथमिक शिक्षा अपने गांव में ही ग्रहण की थी। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में ही ग्रहण कर मथुरापुर गांव के लोहर प्राइमरी स्कूल में शिक्षक बने। इन्होंने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। इन्हें गिरफ्तार कर पटना कैंप जेल में रखा गया। कौन सी जेल में रखा गया? पटना कैंप में। किसको? बैकुंठ शुक्ल को। 1931 में गांधी इरविन समझौते के बाद अन्य सत्याग्रहियों के साथ रिहा किए गए। बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के संपर्क में आकर क्रांतिकारी बन गए। किसके संपर्क में आ गए? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी। फणींद्र नाथ घोष जो बेतिया के निवासी थे। फणींद्र नाथ घोष कहाँ के थे? बेतिया के। जब दल विरोधी कार्य करने लगा तब इनकी हत्या के कार्यक्रम में इन्हें सक्रिय योगदान दिया। फणींद्र नाथ घोष ने सरकार की तरफ से अनेक राजनीतिक षड्यंत्रों में गवाही दी। लाहौर षड्यंत्र कांड में भी वह मुख्य मुखबिर थे। इसने 1930 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के खिलाफ गवाही दी थी। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के खिलाफ गवाही किसने दी थी? फणींद्र नाथ घोष ने, जिसके कारण ही उन्हें फांसी की सजा हुई थी। फणींद्र नाथ घोष पर हमला बैकुंठ शुक्ल और चंद्रमा सिंह ने 9 नवंबर 1932 को हुआ, जब वह मीना बाजार की अपनी दुकान के सामने बैठकर अपने दोस्त के साथ बातचीत कर रहे थे। इस पर हमला धारदार हथियार से हुआ। घायल फणींद्र नाथ 17 नवंबर 1932 को मर गए। 17 नवंबर 1932 को कौन मर गए? फणींद्र नाथ। भागते वक्त बैकुंठ शुक्ल का झोला छूट गया, जिससे रखी धोती ने बैकुंठ शुक्ल तक पुलिस को पहुंचने में मदद की। बैकुंठ शुक्ल 6 जुलाई 1933 को सोनपुर हाजीपुर पुल के पास पुलिस दल द्वारा गिरफ्तार किए गए। 6 जुलाई 1933 को सत्र न्यायालय के बैकुंठ शुक्ल को फांसी की सजा दी गई। उच्च न्यायालय ने भी सजा बरकरार रखी। 14 मई 1934 को गया जेल में इन्हें फांसी दी गई। कहाँ पर फांसी दी गई? गया जेल में। कब दी गई? 14 मई 1934 को। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और आरएसएस की विचारधाराओं की चर्चा। दांडी मार्च। जब गांधी निकल पड़े नमक कानून तोड़ने के लिए, सरकार ने नमक के उत्पादन पर एवं बिक्री पर एकाधिकार स्थापित कर टैक्स लगाया, जिससे सरकार को अच्छी आमदनी होती थी। इस कानून से देश का हर व्यक्ति, गरीब अमीर, महिला पुरुष, ऊंच नीच प्रभावित था। गांधी जी ने नमक कानून को राष्ट्रीयता की भावना से जोड़ते हुए मानते थे कि यह प्राकृतिक प्रदत्त चीज है और बिना कर के सबके लिए सुलभ होना चाहिए था। गांधी जी ने नमक कानून के विरोध में सविनय अवज्ञा का निश्चय किया। इन्होंने अपने सहित 79 साथियों के साथ 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी समुद्र तट के किनारे कब किया? 12 मार्च 1930 को। नमक कानून तोड़ने निकल पड़े। 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने सार्वजनिक रूप से नमक इकट्ठा कर नमक कानून को तोड़ा। इन्होंने ये यात्रा कब आरंभ की थी? 12 मार्च 1930 को। पहुंचे कब? 6 अप्रैल 1930 को। कितने व्यक्ति इनके साथ थे? 79। गांधी जी ने पानी उबाल कर भी नमक बनाया। देखते देखते यह आंदोलन पूरे भारत में फैल गया। इस आंदोलन में किसानों, महिलाओं, आदिवासियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रांतीय स्वायत्तता संघ के अंदर रहते हुए अपने राज्य क्षेत्र में जनहित में स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार। सरकार ने दमनात्मक कार्रवाई करते हुए हजारों सत्याग्रहियों को जेल में डाल दिया, लेकिन उन्हें भी अब जनता की ताकत का एहसास होने लगा। 1935 में प्रांतीय स्वायत्तता अधिनियम के द्वारा प्रांतों में लोकप्रिय सरकार के गठन का प्रावधान किया गया। इसी प्रावधान के तहत 11 प्रांतों में से 7 प्रांतों में 1937 में कांग्रेस की चुनी हुई सरकार बनी। कितने प्रांतों में बनी? 7 में। और कितने प्रांत थे? 11। और कब बने? 1937 में। इसी प्रावधान के तहत तत्कालीन 11 प्रांतों में से 7 प्रांतों में 1937 में कांग्रेस की चुनी हुई सरकार बनी। 2 वर्ष बाद द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ जाने के कारण कांग्रेस ने युद्ध के बाद भारत को आज़ाद करने की शर्त पर युद्ध में सहयोग की बात कही, लेकिन अंग्रेजी सरकार ने यह बात नहीं मानी, जिससे 1939 में कांग्रेसी सरकारों ने इस्तीफा दे दिया। 1939 में कांग्रेसी सरकारों ने क्या दे दिया? इस्तीफा। अंग्रेजी भारत छोड़ो 1942। द्वितीय विश्व युद्ध में से उपजी परिस्थितियों में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने की चेतावनी दी। इसके लिए गांधी जी ने जनता को करो या मरो का नारा दिया। हालांकि गांधी जी ने मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से 8 अगस्त को अहिंसक संघर्ष का भी आह्वान किया, लेकिन अंग्रेजी सरकार ने दमनात्मक कार्रवाई करते हुए गांधी जी सहित कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं को जेल में डाल दिया। नेताओं की गिरफ्तारी के बाद जनता और उग्र हो गई। किसानों, विद्यार्थियों, महिलाओं की भागीदारी ने आंदोलन को काफी उग्र और ताकतवर बना दिया। सत्ता और संचार के प्रतीक चिन्हों पर कब्जा कर स्थानीय लोगों ने अपनी सरकार का गठन किया। बिहार में जब 80 थानों पर
जनता का कब्जा हो गया। कितने थानों पर? 80 थानों पर। पटना जिला के पालीगंज, पटना जिले के कौन से जिले में? पालीगंज में जबरदस्त संगठन रहने के कारण थाना को झुकना पड़ा और 14 अगस्त को थाना में ताला लगा दिया गया। कितने अगस्त को? 14 अगस्त को। 15 अगस्त को दरोगा जी ने सोम इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए झंडा फहराया। कितने अगस्त को? 15 अगस्त को। आज ही के दिन एक जत्था उलार से अरवल की ओर बढ़ा जा रहा था। उस जत्था पर पुलिस की ओर से अचानक गोली चलाई गई, जिसमें रामकृत सिंह कोरडा रानीपुर के रहने वाले थे। कौन से? कहाँ के रहने वाले थे? कोरडा रानीपुर के। कौन? रामकृत सिंह की बाह में गोली लगी। वहां से उन्हें घायल अवस्था में पालीगंज अस्पताल में लाया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। किनकी मृत्यु हुई? रामकृत सिंह की। इस बहादुर के हजारों व्यक्तियों ने गांजे बाजे के साथ महाबलीपुर के समीप सोन नदी में अंतिम संस्कार किया। कौन सी नदी में? सोन नदी में। और ये नदी, सोन नदी कहाँ पर है? महाबलीपुर के पास। अंग्रेजों ने दमन का सहारा लेते हुए 90,000 लोगों को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। कितने लोगों को? 90,000। हजारों लोग पुलिस की गोली से मारे गए। बहुत जगह पर हवाई जहाज से भी गोलियां बरसाई गई, लेकिन अंग्रेजी सरकार को आंदोलन ने झुकने पर बाध्य कर दिया। ये पत्थर देख लीजिए। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के हालात को दर्शाते हुए एक चिट्ठी, जिसे डॉक्टर UN शाही ने अपनी नवविवाहित पत्नी को भेजा है। किसने भेजा है? डॉक्टर UN शाही ने। वंदे मातरम पटना। ये पत्र कब भेजा गया है? 31 अगस्त 1942 को। कई दिन हुए मेरी चिट्ठी मिली, पर पत्रोत्तर उत्तर दे सका था। तेरी चिट्ठी मिली पर पत्रोत्तर नहीं उत्तर दे सका। इसका कारण तो आत्मविस्मरण ही कहा जाएगा, और दूसरा उसे तुझ तक पहुंचाने के साधन की कमी। रामफल बा के आगमन ने दूसरे का हल दे दिया। अतः कुछ लिखने बैठा हूँ। अब तक किसी तरह शरीर से अच्छा रहा हूँ, किंतु यह नहीं कहा जा सकता कि यह कितने दिनों के लिए है। यूं तो यह कहना अत्यंत कठिन है कि कब किसको क्या होगा, पर आज की दुनिया में यह बिल्कुल एक असंभव सा हो गया है। किसी के जान माल का कोई ठिकाना नहीं है। उससे उसकी बात क्या पूछना, जिससे पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में अपनी छोटी नैया को जला दी और समुद्र की उछलती कूदती पागल तरंगों पर कूद गया। उसे नहीं मालूम कि उसकी क्या गति होगी। गत 8 तारीख को ही यहाँ के सभी कॉलेजों में ताला लग गया है। अब तो वहाँ विद्यार्थियों की जगह गोरे सिपाही डटे हैं। यहाँ की और खबरें चाचा जी सबसे सुन लेना। अभी कोई खास हल्ला गुल्ला यहाँ नहीं है। सेक्रेटरी पर झंडा फहराने में गोलियां चली और हम में से 11 वीर शहीद हो गए, 22 घायल हो गए। इन वीरों को मृत आत्मा की पुकार ने यहाँ की जनता में आग लगा दी, और आगे की बात क्या पूछना। सरकार को हर एक काम बंद हो गया। गोली हंसते हंसते सहने वालों में मेरा एक पुराना साथी भी था, और वह यहाँ मेरे ही साथ एक रूम में रहता था। पर इसकी मुझे तकलीफ नहीं, परंतु गौरव है। बहुत ने लाठियाँ खाई, कोड़े सही। बड़ी माँ के भतीजे के लड़के ने भी लाठियों से सर फोड़वाया। रामू 11 तारीख को ही गिरफ्तार कर लिया गया। पटने की ही बात नहीं है, देश के कोने कोने से यही रास रचा है। एक तरफ निहत्थी जनता अपने मानवोचित अधिकार के लिए हिंसात्मक तरीके से लड़ाई लड़ रही है, दूसरी ओर आधुनिक अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित दानवीय शक्ति बंदूक, मशीन गनों और बमों से उन्हें दबाने की भरपूर चेष्टा कर रहे हैं। फिर शहीदों की संख्या की गणना क्या? मुझे विश्वास है कि हमारी कुर्बानी कभी नहीं सफल नहीं जाएगी। यहाँ एक ऐसी आग जली है जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद को अवश्य ही खाक में परिणत कर देगी। अंग्रेजों का पाप और अनाचार अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच चुका है। अब अवश्य ही इसका अंत होगा, और अधिक लिखने का मौका नहीं है। मैं गत 13 तारीख से करीब नजरबंद हूँ। यह मुझे बुरी तरह खलती है। देखो क्या होना है। तुमसे अलग होते समय मैंने तुम्हें इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर न्याय और बलिदान की कुछ कहानियां कही थी, समझाया भी था। किसी पत्र में भी कुछ लिखा था। उन्हें ही याद रखो। त्याग ही संसार की सबसे बड़ी अनुभूति है। पुराने आदर्शों की स्मृति और आज के दृश्य मुर्दों के भी दिल में आग जलाने के लिए काफ़ी है। फिर हम तो जिंदों में हैं। ईश्वर हमें भी इसके लिए भी दिल दे, दिमाग दे और साहस से त्याग और बलिदान की भावना दे। बिहार में भारत छोड़ो। 8 अगस्त को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के अगले दिन पटना के जिलाधिकारी डब्ल्यू जी आर्चर ने राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया। कब गिरफ्तार किया? 8 अगस्त को। 8 अगस्त 1942 को। 11 अगस्त को विद्यार्थियों के एक जुलूस ने सचिवालय भवन के सामने विधानमंडल के भवन पर राष्ट्रीय झंडा फहराने का प्रयास किया। अधिकारियों के आदेश पर पुलिस फायरिंग में 7 छात्र मारे गए और अनेक घायल हुए। मरने वाले छात्रों में उमाकांत सिंह, रामानंद, सतीश प्रसाद झा, देवीपत चौधरी, राजेंद्र सिंह और राम गोविंद सिंह जगपति कुमार थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस स्थान पर शहीद स्मारक का निर्माण हुआ। इसका अनावरण देश के प्रथम राष्ट्रपति, किसने किया? प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया गया। आजाद हिंद फौज। 1942-43 में जब भारत छोड़ो आंदोलन शिथिल हुआ, तब भारत की सीमाओं के बाहर जय हिंद और दिल्ली चलो की आवाज गूंज उठी। ये नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने, जिसमें देशवासियों को साहस से भर दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों की आंख में धूल झोंककर 1941 में अफगानिस्तान के रास्ते जर्मनी पहुंचे। वहां से जापान गए और जुलाई 1943 में आजाद हिंद फौज को फिर से संगठित किया। इनकी बागडोर संभालने के बाद 1943 में नेताजी ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की। इनके नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज इम्फाल तक आ पहुंची और भारत की लगभग 250 वर्ग मील जमीन को आज़ाद करा लिया। लेकिन कई कारणों से इसे पीछे हटना पड़ा। हिरोशिमा नागासाकी पर अणु बम गिराए जाने के बाद जापान के साथ साथ आज़ाद हिंद फौज को भी आत्मसमर्पण करना पड़ा। सेना के अफसरों को बंधक बनाकर उन पर मुकदमा चलाने का निश्चय किया गया। सबसे पहले तीन वरीय अफसर शाह नवाज
डिल्लन और सहगल पर मुकदमा चलाया गया। इन अफसरों के बचाव में कांग्रेस आगे आई और देश के बड़े बड़े बैरिस्टर जिनकी भूलाबाई देसाई, डॉक्टर डॉक्टर काटजू, डॉक्टर तेज बहादुर सरफू और जवाहरलाल नेहरू शामिल थे, ने इस पर मुकदमा लड़ा। पूरे देश में इन वीरों के समर्थन में प्रदर्शन किए गए। फिर भी जजों ने इन्हें दोषी ठहराते हुए मृत्यु की सजा सुनाई। लेकिन अंग्रेजी सरकार को देश के वातावरण को देखते हुए इतनी हिम्मत नहीं हुई कि इन्हें फांसी दे सके। तीनों जनरल रिहा कर दिए गए। बाद में आज़ाद हिंद फौज के और लोग भी रिहा कर दिए गए। आज़ाद हिंद फौज का राष्ट्रीय गीता पढ़ लेना। जनता राज का लक्ष्य। अगस्त क्रांति में 80 थानों पर जनता का कब्जा। उनमें से 45 थाना क्षेत्रों में से 1 से 2 महीने तक चला। जनता राज अपनी शासन व्यवस्था और अपने कायदे कानून। जनता राज का दृष्टिकोण था कि गांव की रक्षा का प्रबंधन हो, आपसी झगड़े निपटाए जाए, मुकदमाबाजी रोकी, गरीबों और भूखों के लिए खाने पीने का इंतजाम किया गया। जनता राज का स्पष्ट लक्ष्य था कि अधिकार का उपयोग इस ढंग से करना कि जनता संतुष्ट दिखे, सबल बने और क्रांति की साधना करे। स्वतंत्रता के साथ साथ विभाजन, राष्ट्रीय आंदोलन जैसे जैसे संगठित होकर स्वतंत्रता की ओर बढ़ा, अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति का सहारा लिया। मुस्लिम लीग की स्थापना के साथ ही उसकी हर नाजायज मांग भी मानी जाती रही, ताकि दोनों मुख्य संप्रदाय हिंदू और मुस्लिम के बीच वैमनस्य की भावना बढ़े। अंग्रेजी शासन ने अल्पसंख्यकों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था के शुरू में 3 मुस्लिम लीग अपने आप को मुसलमानों के एकमात्र प्रतिनिधि संगठन के रूप में स्थापित नहीं कर सके। लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के अपने पक्ष में गोलबंद करने की विफलता ने मुस्लिम लीग की ताकत एवं महत्वाकांक्षा को बढ़ा दिया। सांप्रदायिकता मानसिकता वाले विशुद्ध और राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा में अपनी जगह नहीं बनाने वाले नेता मुस्लिम लीग के साथ जुड़ने लगे। अब लीग खुद को मुसलमानों की एकमात्र संस्था के रूप में मान्यता चाहती थी, लेकिन यह कांग्रेस की मंजूर नहीं था, क्योंकि अब भी कांग्रेस के बहुत बड़े नेता मुसलमान थे। लीग ने 1930 ईस्वी के दशक में ही 2 राष्ट्रों का सिद्धांत स्वीकार कर लिया। 1940 में मुस्लिम बहुल पश्चिमोत्तर और पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्य की मांग की। 1946 में प्रांतीय चुनाव में पृथक निर्वाचन क्षेत्र में लीग की बेजोड़ सफलता ने पाकिस्तान की मांग के प्रति इसे और मुखर कर दिया। सरकार ने पाकिस्तान की मांग और भारत की स्वतंत्रता के संबंध में अध्ययन करने के लिए 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन भारत भेजा। कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम बहुल क्षेत्र को कुछ स्वायत्तता प्रदान करते हुए ढीले ढाले महासंघ के रूप में अविभाजित भारत का सुझाव दिया। कैबिनेट मिशन के कुछ सुझाव पर लीग और कांग्रेस की आपत्ति थी। इन आपत्तियों में अब देश का विभाजन नहीं टाला जा सकता था। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग के समर्थन में जनता से प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाने का आह्वान किया। कब किया? 16 अगस्त 1946। इसी दिन कलकत्ता में सांप्रदायिक हिस्सा भड़क उठी। इससे तेजी से अधिकांश भारत को अपनी चपेट में ले लिया और लाखों लोग मारे गए, करोड़ों लोग शरणार्थी हो गए। ब्रिटिश सरकार कैबिनेट मिशन की सफलता के बाद परिस्थिति को देखते हुए भारत को विभाजन करने का मन बना चुकी थी। यह अंग्रेजों की फूट डालो की नीति का प्रकाश था कि अपने इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु सरकार ने लॉर्ड माउंटबेटन को भारत भेजा। माउंटबेटन ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रावधानों के अनुसार भारत को विभाजित करते हुए 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र कर दिया। हमारे राष्ट्रीय नेताओं को इसे स्वीकार करना पड़ा। विभाजन के बाद भारत का भूगोल बदल गया। कुछ समय के लिए नफरतपूर्ण माहौल बन गया था। इस तरह स्वतंत्रता हमारे लिए आनंद से ज़्यादा पीड़ा लेकर आई। धीरे धीरे हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने सूझबूझ से परिस्थितियों पर विजय पाई और भारत एक समृद्ध, सशक्त और आदर्श लोकतंत्र की ओर कदम बढ़ाने लगे। ये था राष्ट्रीय आंदोलन का हमारा चैप्टर, जो SCERT से लिया गया। थैंक यू।